अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ उस्मान में खुशामदीद। अपनी इस सीरीज में मैं जो सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस आईटी सीरीज है उसके चैप्टर प्रिपेयर करवा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रिपेयर करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम करने हैं और कौन से आप स्किप कर सकते हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में आमतौर पर नहीं आते या जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। मैं आपको ये सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको वो मेथड्स बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है या आपने ड्यूरिंग क्लासेस ये नहीं समझ सके आप ये प्रोग्राम, तो आप किस तरीके से इस वीडियो में ना सिर्फ प्रोग्राम समझ सकते हैं बल्कि होपफुली आप पेपर में, चाहे वो कॉलेज का टेस्ट हो या आपका बोर्ड का पेपर या प्रैक्टिकल हो, तो आप किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन और होती है कि चैप्टर 11 के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन तो पेपर में आना ही नहीं है, तो हम ये क्यों तैयार करें। तो देखें, मैं उसमें मशवरा ये देता हूँ कि जो खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि वो ये जरूर देखें। इसका फायदा उनको क्या होता है कि देखें, अगर आपने प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करना तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं ना, तो आप जो चैप्टर 10, 11, 12 के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सके और वो उनकी अच्छी खासी तादाद होती है कि कैसे आउटपुट निकालनी है, कैसे एरर निकालने हैं। बहरहाल मैं अब डायरेक्टली प्रोग्राम्स की तरफ आऊंगा। मैंने खुद से एक बड़ी अपने अंदाज में एक लिस्ट बना के रखी है ताकि आपको क्वेश्चन की सही तरीके से समझ आ सके। या आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लिस्ट जो बनी हुई है। देखिए, प्रोग्राम 11.1 है, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्लेज कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। मैंने इन सारी स्टेटमेंट्स की उर्दू में ट्रांसलेशन करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ ही नहीं आती कि ये करना क्या है। अब देखिए, राइट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें डेट इनपुट मार्क्स, उसने नंबरों की इनपुट लेनी है और ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देना, या जो कहा जाएगा हम वही मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। कब करवाना है? इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। चैप्टर 11 में क्या है कि आमतौर पे क्वेश्चन में इफ या वेदर का लफ्ज बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं अगर या आया ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज है इफ या वेदर। तो अगर आपके क्वेश्चन में मोस्टली आप लोग अभी हम देखेंगे कि ये लफ्ज आ रहा होगा, इट मींस कि ये प्रोग्राम इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर वो कहीं आपका चैप्टर 11 का क्वेश्चन आपको अंदाजा हो जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो नंबर की इनपुट ले और अगर नंबर 40 से ज्यादा है तो मैसेज प्रिंट करवाए। अभी ये सिंपल प्रोग्राम है, मैंने जो क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं उनको ग्रीन हाईलाइट किया है। ये आपको आना चाहिए, लेकिन बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन बहरहाल नहीं आएगा। मैं इसका आपको करके दिखा देता हूँ। इससे भी पहले मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। देखिए, आपको प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके ऊपर लाइब्रेरीज आती हैं, मैं इनके बारे में अभी डिटेल नहीं बताऊंगा। ये आपके चैप्टर 9, 10, 8, 9, 10 में बड़ी डिटेल से आई हुई है। मैं फिल फोर चैप्टर 11 कवर करवा रहा हूँ। ये आपका प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ इनको अलहदा इसलिए लिख के रखा ताकि आपको ये चीजें याद रहें कि हमने ये इस्तेमाल करनी है। एक नंबर की इनपुट लेनी है और हमने उसको बताना है कि अगर ये नंबर 40 से ज्यादा है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको याद हो कि ये चीज हमने हर प्रोग्राम में लिखनी है, हमने हर प्रोग्राम में बार बार लिखनी है। ये इसमें कोई चेंज नहीं है। देखें, हैश इंक्लूड stdio.h, इसी तरह से आगे से हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे मैं चूंकि डेव में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, या आपकी बुक टर्बो को फॉलो करके बनाई है, तो यहाँ एक चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ इंट लिखा हुआ है, यहाँ वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ रिटर्न 0 हमें लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमें नहीं लिखना पड़ रहा। तो बहरहाल इस चीज से आप फिलहाल इग्नोर कर दें। आप इसकी तैयारी करेंगे जो आपके बुक के मुताबिक है। अच्छा, अब हमने करना क्या था, मैं दोबारा अगर आपको दिखाऊं जो हमने एक्चुअल में करना था। हमने क्या करना था, हमने एक नंबर की इनपुट लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, मैंने आपके समझाने के लिए चीजें पहली दफा मैंने ऐसी सारी इसी तरह से लिखी है। नंबर की इनपुट, नंबर आपका इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप है वो इंटीजर की है और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करते हैं। ये ऐसे मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये चीजें मैंने क्यों अलहदा से खासकर क्यों बनाई है, ताकि आपको पता चले ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं। देखिए, नंबर की इनपुट कैसे लेते हैं, हम पहले डाटा टाइप लिख के एक वेरिएबल का डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम पहले यूजर को बताते हैं कि तुम करने क्या लगे हो। जनाब, हम तुमसे नंबर की इनपुट ले रहे हैं, तो एंटर नंबर एक हम इंग्लिश का फिक्रा लिखते हैं, कुछ भी ऐसे रेलिवेंट। फिर उसके बाद हम असल फिक्रा ये इनपुट लेने वाला स्कैन एफ वाला, स्कैन एफ %d। ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। बहरहाल अब देखें, मैंने नंबर की इनपुट लेनी है तो इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये वाली, ये क्या चीज है, मैंने पहले एक वेरिएबल लेना है। मैंने पहले वेरिएबल लेना इंट num1। आप एक ही तरह का वेरिएबल लेके रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिन लोगों को पता है वो बहरहाल इसमें नाम चेंज कर सकते हैं।
मैंने वेरिएबल लिया, डाटा टाइप लिखी, वेरिएबल का नाम लिखा। अब मैंने इसकी इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए मुझे ये नीचे वाली दोनों लाइनें साथ में लिख दूंगा, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ %d। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो %d ही लिया जाता है इंटीजर के लिए। उसके बाद जो आपका वेरिएबल हो हम वो लिखते हैं और उसके साथ एंड का सिंबल भी लगाते हैं ताकि उस वेरिएबल के एड्रेस पे वो वैल्यू सेव भी हो जाए। ये हमारी इनपुट ली जाएगी। आगे हमने क्या करना था, मैं दोबारा आपको दूसरी फाइल दिखा देता हूं। हमने क्या करना है, एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू आर पास इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। या हम इफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इफ का स्ट्रक्चर का क्या सिंटैक्स है, इफ हमने इनपुट किस में ली है, num1 में, तो हम वही वेरिएबल यूज करेंगे। मैं num1 ही लिख रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। उसने कंडीशन क्या बताई है, अगर नंबर 40 से ज्यादा है तो मैंने ये इक्वल हटा दी। अगर आपको कहा जाता कि नंबर 40 या इससे ज्यादा है, यानी कि बराबर का भी साथ कहा जाता तो हमने इक्वल रख देनी थी। अब आगे क्या है जी, मैं सादा प्रिंट एफ, जो फिक्र आपको कहा जाएगा आपने एज इट इज लिख देना है। चले, यहाँ मेरा प्रोग्राम पूरा, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, वही गलती जो स्टूडेंट करते हैं मैंने भी की है, स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जहां पे सेमीकोलन मिस। अब देखें, यहाँ मेरे से पूछा है कि कौन से नंबर है। मैंने यहाँ पे 50, मैं यहाँ पे 50 एंटर कर रहा हूँ। नंबर अगर 40 से ज्यादा है तो वो मुझे मैसेज जनरेट कर रहा है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। मैं इसको बंद करके दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। इस दफा मैं एंट्री 40 से कम नंबरों की करूंगा। मैंने 30 एंटर किए तो उसने मुझे कोई मैसेज जनरेट करके नहीं दिखाया। अब मैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूँ जी। यहाँ पे देखें, दूसरा प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर। अब 2 नंबरों की इनपुट लेनी है। इफ द सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो हमने बताना है कि फाइंड करना है, बताना है कि जनाब क्या दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है या नहीं। उर्दू में इसका हम अगर तर्जमा करें, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबरों की इनपुट ले और चेक करे कि क्या दूसरा नंबर पहले नंबर का मुरब्बा है या नहीं है। हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का स्क्वायर निकालना तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्रोग्राम की तरफ जाते हैं जी। एक और चीज यहाँ पे देख लें, एंड फाइंड इफ, ये इफ वाला लफ्ज आया हुआ है। अगर ऐसा हो तो आपने तब बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां मैंने इफ स्ट्रक्चर यूज करना है। वही सारी चीजें वैसे ही कि आपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमारा ये लिखा हुआ है पहले से, ये आपने पहले एज इट इज लिखना है। अभी हमने चूंकि 2 नंबर डील कर रहे हैं तो नंबरों के लिए डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये जनाब हमारा तरीकाकार है कि जनाब हमने नंबर की इनपुट लेनी है तो पहले नंबर डिक्लेयर करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंट num1 प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ %d एंड के साथ num1। मेरा जो वेरिएबल था मैंने उसका मेंशन कर दिया, एंड का सिंबल लगा दिया। क्योंकि उसने कहा आपने 2 नंबरों की इनपुट लेनी है। क्या कहा हुआ है, जो 2 नंबरों की इनपुट ले, तो मैंने तो अभी 1 नंबर की इनपुट ली है। मैं यही चीज छाप दूंगा दोबारा, मैं इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं वेरिएबल का नाम चेंज करूंगा। वेरिएबल का नाम मैं ये देखें आपके सामने लिख रहा हूं। अब मैंने num2 लिख दिया। मैं क्यों ये एबीसी वगैरह की तरफ नहीं जा रहा, देखें आपको समझाने के लिए कि आप इजीली समझ सकें। वही लाइनें, नंबर की इनपुट लेनी है वैसे ही लेनी जैसे पहले, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया। ये मेरी 2 नंबरों की इनपुट ली गई। अब मैंने बताना है कि क्या दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया था हम स्क्वायर कैसे देख सकते हैं। num1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर num1 से, यानी कि उसका स्क्वायर बन जाता है। क्या ये उसके बराबर है किसके, num2 के। पहले नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब वो फिर पता चलेगा कि वो स्क्वायर दूसरे नंबर के बराबर बनता है या नहीं बनता। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करवाना है, प्रिंट एफ यस इट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। बुक ने यहाँ पे वो दोनों नंबर भी साथ प्रिंट करवाएं, आपकी मर्जी करवाने करवाएं, नहीं करवाने ना करवाएं। यहाँ जब मैंने आंसर बता दिया कि हाँ जी ये है, तो मेरे नंबर काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ। मैंने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा मैंने किया 3, तो इसने कोई मैसेज नहीं जनरेट करवाया क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के स्क्वायर नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखाता हूं। मैंने पहला नंबर एंटर किया 4, दूसरा किया 16, तो यहाँ पे आ गया यस इट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। यहाँ पे कोई इंग्लिश की गलतियां नहीं है, मैं यहाँ स्क्वायर के स्पेलिंग गलत लिख दूं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई चीजें चेक नहीं होनी।
हाँ, जो चीजें चेक होनी कि मैं ये सेमीकोलन ना लगाऊं, मैं ब्रैकेटें गलत लगा दूं, ब्रैकेट्स जिनको डेलिमीटर्स भी कहते हैं, मैं वेरिएबल का नाम गलत लिख दूं, कहीं पे जो रूल्स हैं उसको फॉलो ना करूं, तो ये चीजें आपके देखने वाली हैं। अब मैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैंने इसको भी ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। मेरे एंड से मेरे समझ बूझ के मुताबिक ये प्रोग्राम आपके पेपर में आ सकता है। मैंने इसको भी ग्रीन हाईलाइट किया। 11.3 राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये प्रोग्राम और तरीके से किया हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम 2-3 जगहों पे आया है। ये प्रोग्राम 11th चैप्टर में 2 या 3 जगहों पे है। तो मैं आपको एक ऐसा कंसोलिडेटेड तरीका बताऊंगा कि प्रोग्राम जैसा मर्जी आए, मैं आपको आसान से समझाऊंगा कि आप वो क्वेश्चन लिख देंगे, चाहे वो 11.3 हो या आगे वाला कोई आए, तो आपके नंबर पूरे ही मिले। लेकिन दोबारा मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे आ गया। मैंने यहाँ साइड पे इसलिए परमानेंट लिख के रखा है ताकि आपको समझ आती रहे कि ये चीजें बार बार ये ऐसे आपको आनी चाहिए, आपको नींद में भी आनी चाहिए ये। अब हमने करना क्या है, अब हमने 3 नंबरों की इनपुट लेनी है। तो यहाँ पे देखें, जैसे अभी हमने पहले किया था, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ। बेसिकली ये इनपुट की लाइन है। क्योंकि मेरा नंबर इंटीजर है तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखना है। ये देखे मेरा एक नंबर लिया गया। मैं फिलहाल इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। अब करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे num2 कर दिया, यहाँ पे भी num2 कर दिया। चूंकि एक ही नाम के वेरिएबल आप बार बार नहीं ले सकते, तो बस उसका नाम चेंज करते जाएं। ये आपके 3 नंबरों की इनपुट हो गई। ठीक है जी। अब हमने बताना है कि इनमें जो सबसे बड़ा है वो प्रिंट करवा दो। इफ num1 ग्रेटर देन num2, पहला नंबर दूसरे नंबर से भी बड़ा है, एंड ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर इफ के दरमियान एंड लगा हो, एंड ये 2 दफा लिखा जाता है, अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा हो तो दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, ट्रू होना जरूरी है, फिर ये आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन 1 लिख दी। अब मैं कंडीशन 2 लिख रहा हूं। कंडीशन 2 क्या है जी, num1 num2 से भी बड़ा है और num1 num3 से भी बड़ा है। या आपके जो भी वेरिएबल होंगे आप वो मेंशन करेंगे। मैंने बहरहाल ये लिख दिए। अगर आपका ये है तो हम यहाँ पे करवा देंगे प्रिंट एफ %d इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये सिंटैक्स कैसे है कि %d यहाँ पे अब बेसिकली मैंने इंटीजर प्रिंट करवाना है। मैं num1 को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वो ग्रेटेस्ट है, तो मैं कोमे के बाद ये पहले डबल कोट्स आई हैं जो ये बंद हुआ है स्ट्रिंग, उसके बाद ये कोमे के बाद मैंने इधर आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट क्या है मेरा, वो num1 वाला मैंने वेरिएबल पास करना है, वो मैंने मेंशन कर दिया। अगर ये ऐसे है कि num1 num2 से भी बड़ा है और num1 num3 से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली नंबर 1 जो है वो सारों से बड़ा है। हमने ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, वो मैंने बता दिया। मैं इसी को एक दफा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ही दोबारा लिखा, ऐसे ही दोबारा लिखा। मैं इसकी इंडेंटेशन एक दफा ठीक कर दूं। यहाँ पे देखें मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, num2 को ऐसे ही सारों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। num2 num1 से भी बड़ा है, num3 से भी, नंबर 3 से भी बड़ा है। इसी तरह फिर अब नंबर 3 को बाकी दोनों से कंपेयर कर रहा हूँ। क्या किया, जब यहाँ पे नंबर 1 था तो उसको नंबर 2 और नंबर 3 के साथ कंपेयर किया। यहाँ नंबर 2 आया तो उसको बकाया 1 और 3 के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे 3 आया तो उसको बकाया 1 और 2 के साथ कंपेयर किया। जब हम 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। जब हम 3 को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा। अब मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ जी। एक तो एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने पहला नंबर एंटर किया 3, दूसरा किया 4, फिर किया मैंने 5। अब इसमें मेरे पास नंबर 3 ग्रेटेस्ट है, यानी 5 ग्रेटेस्ट है, तो उसने मुझे बता दिया 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये प्रोग्राम ज्यादा दफा आया है, मैं करवा इसको एक ही दफा रहा हूं। इसमें मल्टीपल इफ लग गए हैं। यहाँ हम एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एल्स इफ क्या होता है, या ये या ये या ये। तो डेफिनेटली तीनों नंबरों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा, सारे तो बड़े नहीं होंगे। इसको भी दोबारा एक बार आपको चला के दिखाऊं। इस दफा मैं दरमियान में को बड़ा नंबर लिख देता हूं, 6 9 2। अब इसमें दूसरा नंबर ग्रेटर है जो 9 है, तो आपका आंसर है 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास,
11.4 इसको भी मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, इसका मतलब ये प्रोग्राम भी मेरे कंसेप्ट में, मेरे समझबूझ के मुताबिक आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स जब आपके पास दो रास्ते बन रहे हो, या ये या वो, इसमें मैं आपको याद दहानी करवा दूं, दोनों स्ट्रक्चर यानी इफ और एल्स दोनों पोर्शन कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। हमेशा या इफ वाला पोर्शन चलेगा या एल्स वाला पोर्शन चलेगा। कंडीशन आपकी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पोर्शन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन। इसके अलावा एक और चीज इसमें आपको रिमाइंड करवा दूं, एक पोर्शन लाजमी चलेगा। इफ एल्स में कंडीशन एक जगह होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा लाजमी चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला लाजमी चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा। दोनों में से एक चलेगा और एक हमेशा चलेगा। कोई सा एक, ये नहीं हो सकता कि आपका कोई भी पोर्शन ना चले अगर इफ एल्स स्ट्रक्चर है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो नंबर की इनपुट ले और चेक करे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ऑड जो 2 पे डिवाइड ना हो। देखें ये वही चीजें बार बार आ रही हैं, आपने पहले एक नंबर की इनपुट लेनी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार नहीं लिख रहा, ये साइड पे इसीलिए पहले आपको सारा समझाया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपने नंबर की इनपुट ली। अब मैंने इफ एल्स में चेक करना है कि नंबर मेरे पास इवन है या ऑड है। इवन ऑड कैसे चेक होता है? मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस भी परसेंट ही होता है लेकिन इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर, नंबर मेरा वेरिएबल है num1 जिसमें मैंने इनपुट ली है, उसका मैं मॉडुलस लूंगा 2 के साथ, क्योंकि इवन नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है, ये मॉड जो है, ये आपको रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट इज रिमाइंडर ऑपरेटर, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। 2 पे डिवाइड होने का मतलब है कि बकाया आपका जीरो बच रहा है, रिमाइंडर आपका जीरो है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमसे पूछा गया था नंबर इवन है या ऑड है। आप यहाँ पे उस तरह से हम चले मेंशन कर देते हैं, नंबर इज इवन और यहाँ पे नंबर इज ऑड। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन में पूछा गया हम वो मेंशन कर देंगे, नंबर इवन है या नंबर ऑड है। मैं यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ, बुक वाला साथ साथ नंबर प्रिंट करवाता है तो उसकी फिल फोर हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं। अगर हम ये भी लिख दें जो मेरे ख्याल में ज्यादा आसान है, काफी स्टूडेंट्स को इस तरह से शायद ज्यादा आसान लगेगा, याद रह जाएगा। दूसरे सिंटेक्स में वो गलती कर जाते हैं, तो अगर मैं इसका भी लिख दूं, मैंने अपना आंसर बता दिया, उसके पूरे नंबर मिलेंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। देखिए नंबर मैंने बताया 9। अब 9 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये आएगा नंबर इज ऑड। इसको मैं एक बार फिर से दोबारा चला के दिखाता हूं। यहां पे मैंने बताया 1024, 1024, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है तो उसने बताया नंबर इज इवन। क्लियर हो गया जी? यहाँ पे सिर्फ एक मेन ये कंडीशन है। अगर मैं इसको पेपर को चेक करने वाला हूं, अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो मैं इसके 2 नंबर दूंगा। अगर आप इनपुट ले लेते हैं तो मैं उसके मजीद 2 नंबर दूंगा। अगर आप ये कंडीशन ठीक या गलत लगाते हैं तो 2 नंबर इस चीज के होंगे और फाइनल आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी आउटपुट है, 2 नंबर इसके होंगे। दोबारा सुन लें, 2 नंबर आपके स्ट्रक्चर के, 2 नंबर आपकी इनपुट लेने के, 2 नंबर आपके जो है ये कंडीशन लगाने के, 2 नंबर आपकी आउटपुट शो कराने के। अब स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बिला वजह की गैर जरूरी लाइनें लिखनी शुरू कर देते हैं और उसमें इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं कि अगर इनपुट ली है या बाकी काम किया भी है तो 10 जगह उन्होंने सेमी कॉलन नहीं लगाया होता, 10 जगहों पे उनकी कोई यहाँ पे सिंगल इक्वल होगी, कोई और मसले होंगे, ये कॉमे मिसिंग होंगे, तो उनके नंबर वैसे ही कट जाते हैं। एक चीज याद रखें, आपने गैर जरूरी कोई चीज नहीं लिखनी, मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। 11.15 राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर, 2 नंबरों की इनपुट लें जी, एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, कि क्या वो 2 नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं। ये सिंपल है, पेपर में 12 मैंने अपनी तरफ से इसको ग्रीन हाईलाइट इसलिए किया है कि ये आपके पेपर में आ सकता है।
चले जी, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। वही सारा तरीकाकार, हमने दो नंबरों की इनपुट लेनी है। पहले तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपने लिख लिया, आपने एक नंबर की इनपुट ले ली। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। आपने दूसरे नंबर की इनपुट ले ली, यहाँ पे हमने दूसरा नंबर मेंशन कर दिया। इसका कोई चक्कर नहीं कि मैंने यहाँ पे भी एंटर नंबर लिखा, यहाँ पे भी इंग्लिश का फिक्र है, हमारा इंग्लिश का पेपर बहरहाल नहीं है। आगे उधर आए, देखें एंड फाइंड वेदर। वेदर का लफ्ज आया, आपको मैंने बताया या इफ आता है आमतौर पे या वेदर आता है। आपके पास दो रास्ते, आपके पास चॉइसेस बन रही होंगी, या ये या वो या कोई इस तरह से। बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने वैसे भी बताया कि इफ एल्स से करना है। यहाँ पे आप देखें दो नंबरों की इनपुट ली, हमने बताना है कि दो नंबर बराबर हैं या नहीं। इफ नंबर वन डबल इक्वल लगता है इफ के अंदर, अगर हमने कंपैरिजन करना हो, इसलिए डबल इक्वल को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब जब दोनों नंबर बराबर हैं तो ये फिक्रा प्रिंट हो जाए। अदरवाइज यानी कि एल्स, दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो सिनेरियो है उसमें क्या है, दोनों नंबर बराबर नहीं। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो हम मेंशन कर देंगे बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। राइट हो गया जी। बाकी आपका वही, अगर आप टर्बो पे काम कर रहे हैं तो ये रिटर्न जीरो वगैरह ना लिखें, कोई मसला नहीं है। एक नंबर मैंने दिया 6, एक नंबर मैंने दिया 5, तो यहाँ आ गया बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। मैं आपको दोबारा चला के दिखा दूं। एक नंबर मैंने दिया 50, दूसरा भी दिया मैंने 50, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो आप ये, आपका ये प्रोग्राम बता सकता है, दो नंबरों की पहले इनपुट ले रहा है और उसके बाद बता सकता है कि दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है। नेक्स्ट 11.6 है। 11.6 आ सकता है, मेरे ख्याल में जरा कम चांसेस हैं। इसको मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैंने ग्रीन हाईलाइट भी नहीं किया कि जरा इसके कम चांसेस हैं। आ सकता है। बहरहाल राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, इट डिस्प्लेस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर आप मेरी तरह उर्दू बोलने वाले बंदे हैं तो जनाब जजर को कहते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 16 का 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ द नंबर इज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकलता है, तो इसलिए हमने पहले तो ये भी देखना है कि नंबर पॉजिटिव है और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड इनपुट, वरना हम बता देंगे कि इनवैलिड इनपुट है। अब क्या है जी, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो नंबर की इनपुट ले। हम नंबर की इनपुट ठीक है जी ले लेते हैं, अगर वो नंबर पॉजिटिव है। अगर इफ यानी कि इफ एल्स, यहाँ पे हमारा केस आ रहा है जी। अगर नंबर पॉजिटिव है तो इस नंबर की स्क्वायर रूट निकालें। हमने नंबर की इनपुट लेनी है, वो हमारी नंबर की इनपुट ली हुई है। कैसे ली मैं दोबारा बता दूं। इंट num1 प्रिंट एफ, ये मेरा वेरिएबल था जो भी मैंने लेना था। उसके बाद मैंने बताया कि नंबर एंटर करें, फिर मैंने नंबर की इनपुट ले ली। अच्छा, अब चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के लिए मुझे मैथ की लाइब्रेरी शामिल करनी पड़ेगी। ये मुझे सिर्फ इस प्रोग्राम में करनी पड़ रही है स्पेशल। ये याद रखें, ये मुझे हर जगह इसकी वैसे जरूरत नहीं है। मैथ की लाइब्रेरी मुझे स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है, मैंने बिल्ट इन यूज करना है, इसलिए मैं वो यूज कर रहा हूँ। इफ num1 ग्रेटर देन 0, ये शो करेगा कि क्या नंबर पॉजिटिव भी है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो मैंने क्या करना है, जी, मैंने, अगर पॉजिटिव है तो मैंने क्या करना है, तो मैंने बहरहाल ये उसके स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। ये फिक्रा एज इट इज प्रिंट होगा और उसके आगे मैंने चूंकि वैल्यू प्रिंट करवानी है, मैंने परसेंट डी की बजाय मैं इसको %f कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो आंसर है स्क्वायर रूट, अगर मिसाल के तौर पे मैं 25 का स्क्वायर रूट तो 5 आ जाएगा, लेकिन 24 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, इशारिये वाली वैल्यू आएगी, तो मुझे यहाँ पे %f चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉमा मेंशन किया। अब ये मैं मैथ का फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने लाइब्रेरी डाली थी, SQRT, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने num1 दे दिया। ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे पहले कैलकुलेट होगी इस फंक्शन के जरिए और वो जवाब यहीं पे रखा जाएगा। और वो चूंकि इशारिये वाला जवाब हो सकता है तो जनाब पॉइंट डेसिमल वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने %f लिखा। ये तो था अगर आपका नंबर पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो ये एल्स में क्या करना है, उसने हमें बताया कि आपने प्रिंट एफ, क्या आपने क्या वैल्यू प्रिंट करवानी है, इनवैलिड इनपुट की। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक इसको चला के दिखा दूं। यहाँ पे देखें, मैंने एंटर किया 25, तो उसने स्क्वायर रूट उसका निकाल दिया 5। ये चूंकि 0.00 मेरे वो उसकी वजह से आ रहा है, जो मैंने %f रखा था उधर फ्लोटिंग वैल्यू की वजह से।
इसको एक दो दोबारा चला के दिखाऊं। मैं इस दफा एंटर कर रहा हूँ 24 तो ये चूंकि कंप्लीट स्केयर नहीं होता तो उसने इस दफा उसकी वैल्यू 4.89 समथिंग इस तरह से निकाल दी है। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया, ग्रीन हाईलाइट क्योंकि मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ ईयर, साल की इनपुट लेनी है, 2021, 2015, 1986, कौन सा साल है जी, एंड फाइंड वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट, और हमने बताना है वो लीप ईयर है या नहीं है। और ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी साल अगर वो 4 पे यानी कि 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो लीप ईयर होता है। हमने अभी एक पिछले क्वेश्चन में इवन ऑड का देखा था कि वो नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर इवन नंबर, मतलब क्या है कि उसका रिमाइंडर 0 है। अब क्या क्वेश्चन है, लीप ईयर जो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने का पूरा पूरा डिवाइड होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उसकी ईयर की एंट्री लेने के लिए तो मैंने यहाँ पे सर नंबर को ईयर किया है, बाकी मैंने वही रहने दिया है। मैंने क्यों वही रहने दिया है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, जिसने रट्टा भी मारना है ना तो वो इजीली मार सके। अदरवाइज हम यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं। आपको सो याद यानी करा दूं कि जो आप यहाँ वेरिएबल का नाम देंगे, यहाँ पे आपने इनपुट लेते हुए यानी स्कैन एफ के अंदर भी वही वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके साथ एंड का साइन M% इसको कहते हैं, ये जरूर लगाना है। अब हम ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो ईयर है वो लीप यानी कि 4 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, हमने जिस भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू ली है हम उसके साथ उसका मॉड 4 यानी कि मॉडुलस 4 चेक कर रहे हैं। और कैसे चेक करते हैं, डबल इक्वल के साथ। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स कि वो लीप ईयर है। प्रिंट एफ यस इट इज अ लीप ईयर। यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी बुक यहाँ पे उसके ईयर वगैरह को साथ लिखती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट उसमें गलतियां कर देते हैं। तो मैं इसलिए उनको कहता हूँ बेशक इस चीज को इग्नोर कर दें, इसकी कोई गलती नहीं है। आपका जवाब होना चाहिए, जवाब क्या है कि आप बता रहे हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 था इट मीन 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था तो लीप ईयर है। एल्स यानी कि दूसरा केस क्या है, हम सिंपल बता देंगे नॉट अ लीप ईयर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपको चला के दिखा देता हूँ इसको। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही है, या आपने ये लाइब्रेरी अब निकालनी है तो निकाल दें, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं है। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ जी। चलाएंगे कैसे, कंपाइल एंड रन। यहाँ पे देखें मैं 2016 लिखता हूँ तो 2016 लीप ईयर था। अभी मैं 2022 लिखता हूँ, इस साल फरवरी के जो है 29 दिन नहीं थे, 2022 लिखता हूँ तो नॉट अ लीप ईयर का मैसेज आ रहा है। तो ये ठीक चल रहा है, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट थी वो चीजें चल रही हैं। 11.8 है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेरे ख्याल में ये 12 आप न्यूट्रल सा क्वेश्चन है, इतना पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन हम स्किप भी नहीं कर सकते। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, सैलरी यानी कि किसी भी शख्स की जो तनख्वाह है वो उसकी इनपुट लेनी है। तनख्वाह जो होती है आमतौर पे इंटीजर में होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है 2000, 5000, 50,000। ग्रेड जो है ये हमारे पास करेक्टर वैल्यू होती है। ग्रेड जो है ये बेसिकली स्केल है, ये भी हमारे पास इंटीजर ही होता है। इंटीजर से मुराद है 17 स्केल या 20 स्केल। इट एड 50% बोनस, अगर स्केल 15 या इससे ज्यादा है तो 50% बोनस का इजाफा करे इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15। इट एड 25% बोनस इफ द ग्रेड इज 15 और लेस, अगर स्केल 15 या इससे कम है तो 25% बोनस का इजाफा करे। और टोटल सैलरी प्रिंट हमने करवानी है। इसमें जो ट्रिकी चीज है, हमने पहले उसका बोनस कैलकुलेट करना है और फिर उसकी नेट सैलरी में जो हमने कैलकुलेट करनी है, जो उसकी टोटल सैलरी वो बोनस डाल के शामिल करनी है। इसको हम बहरहाल क्या है जी, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने ये लाइनें इस हिसाब से बना के रखी हैं कि आपको प्रोग्राम की डिवीजन समझ आ सके। हमने पहले तो इनपुट लेनी है, इनपुट सैलरी और स्केल की। हम सादा सीधा सीधा जनाब अपने प्रोग्राम पे जा रहे हैं। इनपुट लेनी है, मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ मैं वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा, आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एंटर। अब मैं एक लफ्ज उड़ा रहा हूँ, मैंने बाकी वही एंटर सैलरी कर दिया। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बताने के लिए कि इससे कोई इतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने num1 की बजाय num2 कर दिया, यहाँ पे भी मैं num2 कर रहा हूँ। अब हम क्या ले रहे हैं, स्केल
स्केल हमने ले लिया जी। अब देखें मेरे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब मैं एक दफा क्वेश्चन आपको दिखाऊं। अगर स्केल, अगर का लफ्ज यानी इफ का लफ्ज स्केल पे डिपेंड कर रहा है, अगर तो स्केल 15 या इससे ज्यादा है तो 50% बोनस हमने कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेने लगा हूँ बोनस का, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज का लफ्ज आ गया है, इसलिए पॉइंट में इशारिये में वैल्यू जा सकती है, इसलिए मैंने इसको एस लिया। इसी तरह से एक मैं वेरिएबल ऐसे एक और ले रहा हूँ, फ्लोट टोटल सैलरी के नाम से। आप चाहें तो ये नाम पूरे भी लिख सकते हैं, चाहें तो थोड़े भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, तब ठीक है। अच्छा, मेरे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ स्केल, यहाँ पे मेरे पास स्केल इस वेरिएबल में है। मैं अगर इसको भी चेंज कर देता हूँ जी, ये आप वो नाम मेंशन कर लें जो आपके क्वेश्चन में बताए गए हैं। अब ग्रेड के ऊपर है, तो ग्रेड का मेरा वेरिएबल क्या है जी, ग्रेड जिसमें मैंने इनपुट लिया है। उसने क्या बताया, अगर स्केल 15 या इससे ज्यादा, 15 या इससे ज्यादा का मतलब है इक्वल 15 भी आएगा, 15 भी है और इससे ज्यादा भी है, तो हमने क्या करना है, बोनस क्या होगा जी, बोनस होगा हमारा सैलरी का 50%। यानी कि सैलरी हमारी है, बल्कि एसएल इस वेरिएबल में मैंने सैलरी ली थी, तो उसका 50% कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे। ये बोनस कैलकुलेट हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 कर दिया। एल्स अब क्या है जी, अगर स्केल 15 या इससे कम है तो 25% बोनस। अब अगर तो 15 से ज्यादा था, ये 50% कैलकुलेट हो गया। एल्स में मैंने यही बोनस 25% कैलकुलेट करना है। मैं यही लाइन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इधर, यहाँ पे 25 आ जाएगा जी, 25। ये मेरा बोनस कैलकुलेट हुआ है। जहाँ पे जो ट्रिकी चीज थी, मैंने आपको बताया, हमने ना बोनस शो कराना है, ना हमने सिंपल सैलरी शो करानी है, हमने टोटल सैलरी शो करानी। मैंने जो वेरिएबल लिया था टोटल सैलरी का, वो आया, उसमें बोनस हम मेंशन करेंगे, और जो एक्चुअल उसकी सैलरी पहले थी वो ये वाली, ये इसका इजाफा करके बता देंगे। ये अब उसकी एक्चुअल सैलरी बन रही है जी, जो इसको आप नेट सैलरी कह लें, ग्रॉस कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन बहरहाल हमने इसमें बोनस का इजाफा करके बताना है। इसको अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं जी, रन करके देख लेते हैं। उसकी सैलरी सपोज है जी 20,000, स्केल उसका आ गया 15। सो कैलकुलेट ही किया जी, शो तो कुछ भी नहीं करवाया, सॉरी। चलें हम यहाँ पे इसको प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ, या इसका मर्जी है टोटल सैलरी इज परसेंट एफ। मेरे पास चूंकि मैंने फ्लोटिंग वैल्यू, टोटल सैलरी मेरा फ्लोटिंग वेरिएबल था, टोटल सैलरी वाला मेरा फ्लोट वेरिएबल था, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू के लिए परसेंट एफ यूज होता है। यहाँ पे कोमा लगा के मैंने ये वाली चीज शो करानी है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया जी। लें, अब इसको हम दोबारा सॉरी एक दो देखते हैं रन करके। 20,000, स्केल आ गया 15, तो 20,000 पे जितना बोनस बनता है वो उसने कैलकुलेट करके आपको सारा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 11.9। ये मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमने नंबर की इनपुट लेनी है और ये बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर जो जीरो से बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर जो जीरो से छोटा होता है, और जीरो यानी कि सिफर तो आ ही गया। तो इफ एल्स लग रहा है इसमें, हम ये इधर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने नंबर की इनपुट लेनी है। मैं ये पिछला प्रोग्राम मिटा रहा हूँ, चीजें शायद अब आपकी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि हमारा व्यू थोड़ा सा बढ़ जाए, हमें चीजें नजर आ जाएं। इस एरिया को मैं मिटा रहा हूँ जी। यहाँ पे हमने पहले तो एक नंबर की इनपुट लेनी है, इंट नम। हमारी नंबर की इनपुट ली गई थी, उसके बाद हमने बताना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है ये ग्रेटर देन जीरो है, कि जनाब हम बता देंगे कि प्रिंट एफ
नंबर इज पॉजिटिव, एल्स, और यहाँ पे हम फिर इफ लगाया मैंने कि क्या नंबर लेस देन 0 है। देखिए ये एल्स इफ, पहले हम सिंपल इफ करते रहे, फिर इफ एल्स आया, और अब इफ एल्स इफ। इसके साथ यहाँ हम दोबारा कंडीशन चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या 0 खुद हो सकता है। तो यहाँ पे मैं, अगर ये दोनों केस ही नहीं है तो आखिरी केस एक डिफॉल्ट यानी कि एल्स में मैं वैसे ही लिख लेता हूँ कि नंबर, इसका मतलब है पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब है नंबर 0 है। चले जी, हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको हम चला के देख लेते हैं जी। अच्छा, इसमें गलती है जी, यहाँ पे ये स्कैन ऐप के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हुए। अब चलाते हैं। नंबर मैंने एंटर किया 50, तो उसने बता दिया नंबर इज पॉजिटिव। मैं नंबर एंटर करता हूँ, कोई नेगेटिव नंबर एंटर करके देखता हूँ, नेगेटिव का 632 एंटर किया, उसने बता दिया नंबर नेगेटिव है। अगर मैं इसी तरह से उसमें 0 एंटर कर दूं तो फिर वो बता रहा है नंबर इज 0। तो ये हमारा प्रोग्राम यानी कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये फाइल स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। एक तो इसमें आपको ये कलर देख के अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला है। दूसरा, बहुत से लोगों को ये उर्दू इसकी नहीं समझ ही नहीं आती प्रोग्राम की स्टेटमेंट, तो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके स्पेशल उर्दू की स्टेटमेंट्स लिखी ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। 11.10 फिलहाल मैं नहीं करवा रहा, मेरे ख्याल में ये आपके पेपर में नहीं आएगा। आमतौर पे ये आता है तो बीएससी जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसके पेपर में आता है, यूनिवर्सिटी बीजेड वगैरह देती है। तो फिलहाल मैं आपको आपके लेवल वाले प्रोग्राम करवा रहा हूँ। 11.11 है जी, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आ जाता है, आपके बाज़ का पेपर में भी आ जाता है। इसको हम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर जनाब कैलकुलेट करना है। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए छोटा कर रहा हूँ कि आपको सारा एक पेज पे नजर आ जाए। टेस्ट स्कोर यानी कि नंबरों की हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखे जो टेस्ट में हासिल करदा नंबरों की इनपुट ले, नंबरों की हमने इनपुट लेनी है, और उसके बाद हमने इस क्राइटेरिया के मुताबिक इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरह से हमने बताना कि क्या ग्रेड होगा उसका। इसको मैं अगर इधर करूं, पहले तो हमने नंबरों की इनपुट लेनी है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नंबर की इनपुट लेनी है, एंटर नंबर आ गया जी। हमने नंबर की इनपुट ले ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है इफ नम, यहाँ पे क्या बताया हुआ, जो यहाँ कंडीशन बताई हम उसके मुताबिक चलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो उसने क्या बताया, ग्रेड ए देना है। हम यहाँ पे बता देंगे जी प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए। एल्स इफ, चूंकि एक से ज्यादा केसेस हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ इस तरह से चलेगा, तो हम अब यहाँ पे सिंपल हम मेंशन कर देंगे देखें यहाँ पे 80 शामिल है, और 80 से ज्यादा होने को तो देखें अब यहाँ पे 80 से ज्यादा, 99 भी 80 से ज्यादा है, लेकिन वो ऊपर वाले केस में डिस्कस हो चुका होगा, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, हमें दूसरे को देखने की इतनी जरूरत नहीं है। दूसरा केस अगर जैसी 89 से प्लस जाएगा तो वो इधर ऑलरेडी हैंडल हो चुका होगा, वो यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ चल गया तो उसके बाद वाले उसका स्ट्रक्चर का पोर्शन नहीं चलेगा। बहरहाल यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर नंबर ये 80 या 80 से ज्यादा है, 89 तक है, तो प्रिंट एफ क्या हमने करवाना है, ग्रेड इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास 70 टू 79 वाला, तो मैं यहाँ 70 मेंशन कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक अगर 79 से ऊपर यानी 80 होंगे तो वो यहाँ मैनेज हो जाएगा, और ये पोर्शन चलेगा ही नहीं। वो उससे ऊपर लिखा है तो वो ऑलरेडी मैनेज हो चुका होगा। आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे तीनों जगह मुख्तलिफ फिक्रा लिखा है। आपको बार बार समझाता हूँ, ये हमारा इंग्लिश का पेपर नहीं है तो इसकी इतनी गलती नहीं है। आपके पास टाइम है, आप लिख सकते हैं तो सारा लिख लें, नहीं लिखते तो मेंशन कर दें। आपका ग्रेड पता चलना चाहिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। अब जब उसने कहा उससे बाकी जो मर्जी केस हो, जो मर्जी का मतलब मैं खाली एल्स लिख रहा हूं, और वो हमने
ग्रेड प्रिंट करवा दिया। बाकी मेरा प्रोग्राम रिटर्न 0 लिखा हुआ है, मैं इसको अब ऐसे ही चलाने लगा हूँ जी। देख लेते हैं, नंबर मैंने एंटर किए 91, तो मेरा ग्रेड ए आ गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किए 69, तो ये नंबर डी ग्रेड आ गया। मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 54, यानी कि 60 से बिलो हो गए तो एफ ग्रेड आ गया। मैं दोबारा समझा दूं, अगर नंबर 90 से ज्यादा है तो आपने ये ए प्रिंट करवाना है। ये किस तरह से करवाना है, ये उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया हुआ है। मैंने जैसे दिया गया कि गिवन क्राइटेरिया उसने आपको पहले से दिया, आपने यही क्राइटेरिया फॉलो करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। ऐसे ही 70 या 79 तक है, तो 70 से ऊपर वाला मैंने केस चेक किया, 79 का इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जैसे 79 से ऊपर यानी 80 या 80 से ज्यादा नंबर जाएंगे तो वो इधर मैनेज हो जाएगा, इधर वो आएगा ही नहीं। इफ एल्सिफ में अगर ये इफ चल गया तो ये वाला सारा पोर्शन नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चला तो फिर इसकी बारी आएगी, और अगर ये चल गया तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स होती कंडीशन फिर इसकी बारी आएगी, ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर इसकी बारी आएगी। इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उससे आगे वाला सारा पोर्शन ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 11.11 के बाद है 11.12। फिलहाल मैं ये नहीं करवा रहा, ये आपके पेपर में आमतौर पे मैंने नहीं देखा किसी भी इंटर लेवल पे आया हो। 11.13 ये पेपर में आपके आ सकता है जी, हम इसको करते हैं। बल्कि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया है। राइट प्रोग्राम डेट इनपुट रेडियस, रेडियस की आपने जनाब जो सर्कल का जो रेडियस होता है उसकी इनपुट लेनी है। अब देखें जहां पे भी ज्योमेट्री आ जाती है ना, ज्योमेट्री में आपने को लेंथ मेजर करनी है, आपने को डायमीटर कैलकुलेट करना है, एरिया करना है, सर्कमफ्रेंस करना है, कुछ भी करना है, तो एक चीज याद रखना, आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है। तो पहले तो मैं इतना ही कर लूँ ना, राइट प्रोग्राम डेट इनपुट रेडियस, यहां से पहले तो मैं ये चीज मिटा दूं, इंट अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्लोट चाहिए। मैंने यहाँ पे रेडियस जो क्वेश्चन में बताया वैसे ही ले लिया, यहाँ मैंने वैसे ही लिख दिया जो क्वेश्चन में बताया हुआ है, एंटर रेडियस। जो मैंने वेरिएबल लिया है मैंने इनपुट भी उसी वेरिएबल में लेनी है, ठीक है। एंड का सिंबल भी आपने जरूर लगाना है। मेरी इनपुट ली गई जी, अब मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इफ इट कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल इफ यूजर एंटर 1। देखे मैंने उसकी तो इनपुट लेनी थी, अब मुझे यहाँ पे जैसे हम कॉल मिलाते हैं, मैंने पहले वारिद की हेल्पलाइन सपोज 321 पे कॉल मिला ली, मुझे 321 अलहदा डायल करना पड़ा। अब आगे से मुझे वो बता रहा था आपने बैलेंस मालूम करना है तो 1 दबाएं, आपने ये काम करना है तो 2 दबाएं, तब मुझे अलहदा एक एक्स्ट्रा इनपुट देनी पड़ती है, 1 2 3 जो भी मेरा मेन्यू से मैंने इंतखाब करना हो। अब मैंने रेडियस की इनपुट अलहदा लेनी है, और ये जो चॉइस है कि 1 है या 2 है, ये अलहदा इनपुट लेनी है। अगर यूजर ने 1 प्रेस कर दिया तो हमने एरिया और सर्कल कैलकुलेट करना है, अगर यूजर ने 2 दबाया, 2 प्रेस किया तो हमने सर्कमफ्रेंस यानी कि मुहीत कहते हैं इसको, दायरे का, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मुझे भी एक और इनपुट मुझे लेनी पड़ेगी, और उसका नाम मैं चॉइस ही रख लेता हूँ। इनपुट लेने के लिए मुझे वही लाइन है कि मुझे पहले प्रिंट एफ की लाइन लिखी, एंटर चॉइस। यहाँ पे आगे आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल, 2 फॉर सरकमफ्रेंस। के स्पेलिंग मुश्किल से होते हैं तो इससे परेशान नहीं होना, कोई इंग्लिश का आपका पेपर नहीं है, कोई गलती इसकी कोई नहीं निकलेगा, गलती इसकी कोई नहीं निकालेगा तो परेशान ना हो जाना। 2 फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बहरहाल ये हमने वैसे मेंशन कर दिया। उसके बाद आ गया हमारा स्कैन एफ। स्कैन एफ में हमने लेना है जी, हमने इस चीज की लेनी है इनपुट, ये हमारा इंटीजर है। देखें मेरे दोनों वेरिएबल्स की मैंने इनपुट ले ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं एरिया या रेडियस कैलकुलेट करूंगा। आपको ये फार्मूले पेपर में, बुक में तो एटलीस्ट नहीं दिए हुए, पेपर में हो भी सकता है दिए हो सकता है ना दिए हो, तो बेसिक फार्मूले आपको आने चाहिए। इफ चॉइस है, दो रास्ते हैं मेरे पास, वो कहाँ पे है मेरे पास रास्ते, मेरे पास रास्ते हैं जी। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया है तो मैंने क्या काम करना है,
तो वो मेरे पास ऑप्शन पड़ा है चॉइस के अंदर। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो मैंने क्या करना है, अगर यूजर ने 2 प्रेस किया है तो मैंने क्या करना है। हो सकता है यूजर, तो आपको पता है पागल होता है, तो हो सकता है उसने कुछ और ही एंटर कर दिया हो, तो तब नहीं भी बताया हुआ तो आप बताएंगे, नहीं भी आपको क्वेश्चन में बताया हुआ तो आप ये बताएंगे कि जनाब यहाँ पे इनवैलिड इनपुट है। हो सकता है यूजर 3 एंटर कर दे, हो सकता है कुछ और कर दे। जब हम मेन्यू में किसी में जिस तरह मैंने बताया कि वारिद के हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो हमें बताते हैं आपने गलत इंतखाब किया, मेन्यू दोबारा सुने। बहरहाल यहाँ पे अब हम 1 वाले केस में हमने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो अब हम बताएंगे एरिया ऑफ सर्कल इज, सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो पाई वैल्यू 3.14, आर मेरे पास ये रेडियस में मौजूद है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, चूंकि ज्योमेट्री की वैल्यूज हैं, मैंने आपको पहले बताया, तो मैं यहाँ पे %f लिख रहा हूँ। जो एरिया भी कैलकुलेट होगा वो भी यकीनी तौर पे फ्लोटिंग वैल्यू होगी। अब देखें यहाँ पे ये पाई आ गई, ये रेडियस और रेडियस पाई आर स्क्वायर था ना, तो ये आर स्क्वायर हो गया और उसके बाद मैंने पाई की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। पहले एरिया कैलकुलेट होगा, पहले ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लाई वगैरह सारा कुछ होगा, फिर यहाँ पे जवाब प्रिंट होगा। कब ये सारा कुछ कब होगा, जब अगर चॉइस 1 है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन कॉपी करके यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल की जस्ट सर्कमफ्रेंस। अब हम सर्कमफ्रेंस कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो भी फ्लोटिंग वैल्यू होगी, ये ऐसे ही आएगा। उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 2 ये पाई और ये आर, ये सारा मेंशन हो गया। इसको हम चला के देख लेते हैं जी। मैंने रेडियस एंटर किया 3, चॉइस मैंने एंटर की 1, तो उसने ये मुझे एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। मैं दोबारा अगर इसको रन करूं, मैंने रेडियस 3 एंटर किया, चॉइस 2 एंटर की, तो अब मुझे उसने उसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके दे दिया। मैं फिर एंटर करता हूँ, मैं ये 3 किया, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ और नंबर दे दिया, तो उसने इनवैलिड इनपुट दी। कई स्टूडेंट्स ने रट्टा मारा होता है, वो आउटपुट को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपने यही ठीक लिख दिया है, आप आउटपुट मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन वो मौके पे आप कैलकुलेटर से खुद से बना के मेंशन कर सकते हैं। बुक वाली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.14, राइट ए प्रोग्राम इन सी दैट इनपुट अ नंबर ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। साल का महीना कौन सा, हमने वो उसकी इनपुट लेनी है, यानी कि जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा महीना, इस तरह से। और हमने उसके बाद बताना है डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज ऑफ करेस्पॉन्डिंग मंथ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। एक तो हमने ये इफ एल्स स्टेटमेंट अब उसने हमें बताया, तो हमें यही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो हम बताएंगे कि फरवरी के 28 से 29 दिन है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा महीना है। प्रोग्राम की तरफ आते हैं जी। अब हमने क्या लेना है, मंथ की एंट्री लेनी है। मंथ की एंट्री में इसको शुरू से दोबारा कर रहा हूं सारा। इंटीजर वैल्यू की एंट्री लेनी है। मंथ मैंने लिया, प्रिंट एफ, एंटर मंथ नंबर, स्कैन एफ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारा काम, यहाँ पे इनपुट तो हमने ले ली। अब हमने क्या बताना है, इफ एल्स के जरिए हमने बताना है कि किस महीने के 31 दिन है। अब हमें पता होगा तो ही हम बता सकेंगे। अगर तो जनवरी जो होता है उसके 31 दिन होते हैं। ये और का सिंबल, और की अलामत है जी, 2 दफा स्ट्रोक लगता है। या मंथ 31 महीने किस किस के होते हैं जी, मेरे ख्याल में जनवरी के होते हैं, आगे फरवरी, मार्च, तीसरा महीना, उसके बाद आता है 5वां महीना, उसके बाद आता है 7वां महीना, उसके बाद आता है 8वां महीना, उसके बाद आता है 10वां, उसके बाद आता है
ये वो महीने हैं जिनके 31 दिन होते हैं जी, 31 डेज होते हैं इन महीनों के, क्योंकि हमने नंबरों के हिसाब से बताना है। तो अब हम बताएंगे प्रिंट एफ आप यहाँ पे सिंपल 31 डेज लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये इतना मैटर नहीं कर रहा। आपने बताना है कि इसके 31 दिन हैं। मैंने ये वो महीने लिखे हैं जैसे जनवरी, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनके नंबर लिखे हैं। अब ऐसे ही मैं इफ एल्स के साथ दूसरा लिखूंगा, इफ एल्स, जो जिन महीनों के नंबर 30 होते हैं, वो 30 किस किस के होते हैं जी, वो हमारा दूसरा चौथा महीना हो गया, या ये और का सिंबल में अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई, चाहे महीना पहला एंटर हो, चाहे पांचवा एंटर हो, या 31 दिखा देगा, और में आपकी एक कंडीशन भी ट्रू हो तो आगे चल जाता है। चौथे के बाद छठा, उसके बाद ऐसे ही नवा यानी सितंबर का, उसके बाद ऐसे ही नवंबर का आएगा, और वो आपका 11th मंथ आ गया। थर्टी डेज यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, ये कुछ गलत हुआ है, इसको मैं ठीक करना। अच्छा, अब आ गया स्पेशल फरवरी का केस, इस तरह का होता है, उसको मैं सिर्फ एल्स में मेंशन कर रहा हूँ। फरवरी का केस आएगा तो उसके या 29 और 28 डेज होते हैं जी। ठीक है, चलें, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने कहीं पे क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, कहीं पे मैंने वो गेट कैरेक्टर वाला फंक्शन नहीं लिखा। आपने लिखना लिखते, नहीं लिखना तो ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। बात कर आप गैर जरूरी चीजें लिखते लिखते गलत कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, 1 यानी जनवरी, जनवरी के 31 दिन होते हैं, उसने मुझे बता दिया। मैं यहाँ पे 2 एंटर करके देखता हूँ तो उसके 29 या 28 डेज होते हैं, उसने वो भी बता दिया। मैं यहाँ पे 11 यानी कि नवंबर, नवंबर के 30 दिन होते हैं, उसने मुझे वो भी ठीक से बता दिया, यानी कि प्रोग्राम हमारा ठीक है। आपके पास ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इंस्टीड एट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट। हमने शुरू में एक ग्रेटेस्ट वाला भी किया था। अब यहाँ पे बालिस नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपको सादा कहेगा कि आपने बताना है, तो आप किसी भी अप्रोच के जरिए बता सकते हैं। नेस्टेड का मेरा नहीं ख्याल स्पेशल जिक्र करेगा, ये मैंने चूंकि करवा दिया इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड वेदर ऑल नंबर आर इक्वल और नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ, ये तकरीबन हमने कर लिया, इसको भी मैं पास ऑन कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे वो प्रोग्राम हैं, इसमें आपको ये स्पेशल नहीं आएगा कि नेस्टेड इफ से करें, लेकिन ये वाला पोर्शन आएगा, तो मैं एक दफा करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 11.18। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस होते हैं ये वॉवल वाले क्वेश्चन के, ये आमतौर पे स्विच वाले तरीके से आते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ वॉवल और नॉट। वॉवल AEIOU, अगर इसके अलावा है तो यहाँ पे हो सकता है कंसोनेंट का लफ्ज लिखा हो जो वॉवल नहीं होता, जैसे C या Z, ये जो है ये कंसोनेंट इनको कहते हैं। तो हो सकता है आपके यहाँ पे लफ्ज कंसोनेंट लिखा हो, तो आपने उससे भी परेशान नहीं होना। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें करेक्टर की इनपुट लेनी है। अब करेक्टर की इनपुट आपने कैसे लेनी है, उसके लिए करेक्टर का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, जो सा मर्जी दे दें। करेक्टर के लिए यहाँ पे हम %C का लफ्ज यूज करते हैं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वॉवल है या नहीं है, तो वो हम इफ एल्स वाले तरीके से करेंगे। इफ एल्स वाला क्या तरीकाकार है जी, जो हमारा वेरिएबल हमने जिसकी इनपुट ली है वो क्या कैपिटल ए है, चूंकि हम इसको करेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसके लिए सिंगल कोट्स भी लगाएंगे। ये याद रखना, ये बड़ी गलती है, आप लोग अक्सर कर जाते हैं, ये आपने ऐसे नहीं करनी। आपने इसके लिए सिंगल कोट्स भी यूज करने हैं। कैसे, या ये कैपिटल ई हो सकता है,
या ये कैपिटल आई हो सकता है, कैपिटल ओ हो सकता है, कैपिटल यू हो सकता है। ये भी एक गलती है कि स्टूडेंट यहीं पे बस कर देते हैं। सी में आपको पता होना चाहिए कि केस सेंसिटिव है, बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी अलग-अलग डील होती है। तो ये हमारे सारे जितने हैं ये हम स्मॉल के साथ भी कंपेयर करेंगे, स्मॉल लेटर्स के साथ। यहीं पे ऐसे 10 केस बेसिकली बनेंगे। मैंने यहाँ आगे ही लिख दिए हैं, शायद आपको विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आए, लेकिन ये मैंने सारे केस एक ही लाइन में लिख दिए हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चलें, 10 केस बनेंगे कैपिटल ए के साथ, ऐसे स्मॉल ए के साथ, कैपिटल ई कैपिटल स्मॉल ई, कैपिटल आई स्मॉल आई, ओ यू, या आपके ए ई आई ओ यू, आपने इनसे कंपेयर करना है। यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने कैपिटल ए एंटर किया, उसने मुझे बता दिया वावल लेटर। मैंने उसको दोबारा हम रन करते हैं जी। मैंने स्मॉल ई दिया, मैंने उसको स्मॉल आई दिया, उसने मुझे बता दिया वावल लेटर। अब मैं यहाँ पे इसको पी देता हूं तो उसने मुझे बताया नॉट वावल, ये हमारा यानी कि ठीक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 11.19, ये कोई इतना पेपर में मेरा नहीं ख्याल आएगा, इसलिए फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है, करेक्टर की इनपुट लेवल बताए कि वो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, या कोई सिंबल है, अलामत है। 11.20 जो मैं पहले करवा चुका हूँ उस तरह से आएगा। इवन ऑड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें लॉजिकल ऑपरेटर वाला ऐसे रोला नहीं आएगा आपके पेपर में, तो उससे परेशान नहीं होना। आप वो दूसरे वाला ही मेथड तैयार कर लें। यहाँ तक आपके इफ या इफ एल्स वगैरह के सारे प्रोग्राम जो है वो कवर हो चुके हैं। जो स्विच वाले पोर्शन के प्रोग्राम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ऐसे ही मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी, मैं चैप्टर 1 चैप्टर 8 वगैरह पे भी वीडियो बना चुका हूं। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।